तो क्लॉजेज क्या होती है, क्लॉजेज को किस तरह समझा जा सकता है, क्लॉज का सेंटेंस में क्या रोल होता है, इसका क्या उपयोग होता है, सेंटेंस में ये क्या कार्य करती है, यह सब समझने के लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन समझते हैं कि सेंटेंस में क्लॉज कहाँ स्टैंड करती है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में फर्स्ट प्राइमरी पार्ट होता है वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है सेंटेंस। तो वर्ड्स जैसे बॉय, गर्ल, कार, बुक मिलियंस की संख्या में है। इन सभी के सार्थक अर्थ के द्वारा बन जाता है वाक्य। नेक्स्ट है जो फ्रेज, जिसे कहते हैं वाक्यांश। ये कैसा होता है पहले देख लीजिए। जैसे अ गुड बॉय, द रेड कार, एट माई डोर, ऑन अ वॉल, इस तरह से। अब यहाँ देखिए अ गुड बॉय में बॉय एक नाउन है, इससे पहले गुड एडजेक्टिव लगा दिया, अ आर्टिकल लगा दिया और ये पूरा बन गया फ्रेज अ गुड बॉय। तो फ्रेज क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के कॉम्बिनेशन से बने पार्ट को फ्रेज कहते हैं। इसमें लेकिन एक बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। यह केवल एक पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है, वर्ब के प्लेस पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्रेज एक पार्ट होता है सेंटेंस का। यह सेंटेंस नहीं होता, यह पार्शियल मीनिंग देता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लॉज, जो कि आपका अटेंशन है जिस पर विशेष ध्यान है। तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज उपवाक्य कहलाता है। कैसा होता है देखिए, आई लाइक यू, यू आर स्मार्ट, ये दोनों क्लॉजेज हैं। ही वर्क्स, इफ आई से, इस सेंटेंस में भी दोनों ही क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज क्या हुआ, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होते हैं। जैसे सेंटेंस है आई लाइक यू, तो आई सब्जेक्ट है, लाइक या वर्ब है, दोनों हैं इसमें। यू आर स्मार्ट इसमें भी हैं। और पूरे सेंटेंस में भी देखिए ही वर्क्स, वह कार्य करता है, इसका अर्थ निकल रहा है। इफ आई से, यदि मैं कहूँ, तो इस सेंटेंस में देखिए ही वर्क्स जो क्लॉज है इसमें पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। और इफ आई से, यदि मैं कहूँ, क्या, इसमें पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। तो कहने का अर्थ है कि क्लॉज पूरा अर्थ देती भी है और अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पर निर्भर भी करती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, यह फुल मीनिंग देती है। कभी कभी यह दूसरे क्लॉज पर भी निर्भर करती है। इस तरह से क्लॉज कहलाती है। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि फिर क्लॉज में सब्जेक्ट है, वर्ब है, फुल मीनिंग भी दे रही है, तो फिर तो ये सेंटेंस ही हुआ। बिल्कुल सेंटेंस है, क्लॉज और सेंटेंस एक ही बात है। तो फिर अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, ये विशेष बात हुई। अंतर क्या है, जैसे सेंटेंस देखिए, आई लाइक यू बिकॉज यू आर स्मार्ट, मैं आपको पसंद करता हूं क्योंकि आप स्मार्ट हैं। तो यहाँ आई लाइक यू क्लॉज है, यू आर स्मार्ट ये भी क्लॉज है, और दो क्लॉजेज को मिलकर बन गया है एक सेंटेंस। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो होते हैं, लेकिन इसमें एक या एक से अधिक क्लॉजेज हो सकते हैं। लेकिन क्लॉज में तो एक ही होती है, सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेज हो सकते हैं। यही अंतर होता है सेंटेंस और क्लॉज में। अदरवाइज सेंटेंस और क्लॉज यदि फुल मीनिंग दे रहे हैं तो एक ही बात है, यदि पार्शियल मीनिंग दे रहा है तो वह क्लॉज ही है। और दो या दो से अधिक क्लॉजेज मिल जाते हैं तो वह सेंटेंस के पार्ट्स हो गए। तो इस तरह आप ओवरऑल इससे समझ सकते हैं कि वर्ड कहाँ स्टैंड करता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है।
तो इस तरह से क्लॉज के बारे में आपने प्राइमरी इंट्रोडक्शन देखा है, इनसे डिफरेंस सीखा है। नेक्स्ट आप देखिए क्लॉज की क्या डेफिनेशन है। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का ही पार्ट है। दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, दोनों होते हैं, ये ध्यान रखना है। पूरा अर्थ निकले या नहीं निकले, दोनों कंडीशंस में सब्जेक्ट वर्ब होते हैं। और अ सेंटेंस कैन हैव वन एंड मोर क्लॉजेज, एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉजेज हो सकती हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। क्लॉजेज के टाइप्स कितने हैं? इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट अर्थात अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए वह स्वयं पर ही डिपेंड है, खुद ही कंप्लीट सेंस देती है, इसलिए इंडिपेंडेंट। और सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य, जिसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि अपनी मीनिंग के लिए दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो ये आई सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब है और फुल मीनिंग दे रहा है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, पूरी बात समझ में आ गई, स्वतंत्र हो गया इसका मीनिंग, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है ये, इसलिए यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्या हुई कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, दैट यू डिसलाइक, जो आप नापसंद करते हैं, जो कि आप नापसंद करते हैं, क्या अर्थ के लिए वह आई स्पीक इंग्लिश पर डिपेंड है, इसी कारण से दैट यू डिसलाइक यहां डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। आया समझ में? और देखिए यू प्ले क्रिकेट, पूरा अर्थ मिल रहा है, आप क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यदि हम लिखें यू प्ले क्रिकेट व्हेन आई स्टडी, जब मैं पढ़ता हूं तब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो जब मैं पढ़ता हूं तो क्या, पूरा अर्थ नहीं निकला, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, शी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, शी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, इफ आई से, यदि मैं कहता हूं, तो यदि मैं कहता हूं पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। यदि हम लिख दें कि इफ ही राइट्स अ लेटर, यदि वह पत्र लिखता है, आई विल पोस्ट, तो मैं पोस्ट कर दूंगा, भेज दूंगा, तो आई विल पोस्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि यह पूरा अर्थ दे रहा है, मैं भेज दूंगा, आई विल पोस्ट। और इफ ही राइट्स अ लेटर, यदि वह पत्र लिखता है, तो क्या, पूरा अर्थ नहीं आ रहा, इसलिए यह है डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें देखिए द सन रोज, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि पूरा अर्थ निकल रहा है सूर्य उगा, पूरा अर्थ है। द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया, ये भी पूरा अर्थ है, मिलते जुलते सेंटेंसेज हैं, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इनको कैसे जोड़ा जा सकता है? द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उगा और कोहरा गायब हो गया, दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ा है, ध्यान रखें। फर्स्ट पार्ट में भी प्रिंसिपल क्लॉज है, सेकंड में भी प्रिंसिपल क्लॉज है, और जोड़ा गया है इसको एंड कंजक्शन के द्वारा। तो यह प्रिंसिपल क्लॉजेज, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। और इस तरह बने सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा कहलाता है? जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, ध्यान रखना इसको। तो इस सेंटेंस में एंड के द्वारा जोड़ा गया है,
तो ये जोड़ने वाला कंजंक्शन है, इसलिए इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और एंड द फॉग डिसअपियर्ड जो है पूरा पार्ट, जिस पार्ट में एंड जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, इस पूरे पार्ट को कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि दो क्लॉजेज तो बता दी, तीसरी कहाँ गई। तो यही है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेज के द्वारा जुड़ा हुआ कनेक्टिव है, कंजंक्शन है। उस कंजंक्शन से लेकर लास्ट में तक जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यह क्लॉज कोऑर्डिनेट हो रही है, यह जुड़ रही है फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज से। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस आप प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़कर बना सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी तरह देखिए, लीव द पेन, पेन को छोड़ दो। वेयर यू फाउंड इट, जहां आपको ये मिला। तो यहां देखिए पेन को छोड़ दो पूरा अर्थ है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर यू फाइंड इट, जहां यह आपको मिला, तो पूरा अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आश्रित है अपने अर्थ के लिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सबऑर्डिनेशन। अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हों, तो वह प्रोसेस बनेगा सबऑर्डिनेशन, और उसके द्वारा सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हुआ? जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी हुई हों, तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इस सेंटेंस में देखिए वेयर क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और वेयर यू फाउंड इट ये पूरा पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो आपने ऊपर देख ही लिया है। एक और सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे यू विल पास, तो आप पास हो जाएंगे। तो यदि आप कठिन मेहनत करेंगे पूरा अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यू विल पास आप पास हो जाएंगे पूरा अर्थ दे रहा है प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों क्लॉजेज को जोड़ दिया गया है, कंजंक्शन की जगह कॉमा ही काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इस प्रोसेस को कहते हैं सबऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन समझ में आ गया आपके। कोऑर्डिनेशन में केवल प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ा जाता है, सबऑर्डिनेशन में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा जाता है। और इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होना जरूरी है। यह है, इन दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉजेज को हम किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, बाय कोऑर्डिनेशन क्लॉजेज आर जॉइंड टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेशन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है, कनेक्टिव्स की आवश्यकता होती है। इन्हीं के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये किस तरह के होते हैं? 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट देखिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ता है, एक दूसरे से लगभग मिलते हुए अर्थ वाले सेंटेंस होते हैं। ये दोनों बात को आगे बढ़ाने वाले सेंटेंसेस होते हैं। इनमें कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं? एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, इस तरह के। नेक्स्ट आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। नाम से पता है कि इसमें सेंटेंसेस जो क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज में कंट्रास्ट होता है, ओपोजिशन होता है, इसलिए कंजंक्शंस एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। कौन से होते हैं? बट, स्टिल, यट, नेवरदीलेस, इस तरह के। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव क्या होता है? विकल्प वाले। कौन से? आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, एल्स, इस तरह के। नेक्स्ट इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव में
कुछ इन्फ्रेंस निकलता है, कुछ कंक्लूजन निकलता है। इसमें कौन से होते हैं? सो, देयरफॉर, फॉर, इस तरह के। तो इनको समझते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। दे मेयरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ते हैं। कौन से होते हैं? अभी बताया था, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन, इस तरह से। किस तरह जोड़ते हैं? देखिए, बोथ एंड से। ही ऑब्टेन्ड अ प्राइज, ये एक क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। उसने प्राइज प्राप्त किया, पुरस्कार मिला उसे। ही ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप मिली। दोनों मिलते जुलते सी सेंटेंसेज हैं। इनमें सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। तो जो डिफरेंट हैं, फर्स्ट से पहले बोथ का यूज कर देंगे, सेकंड से पहले एंड का यूज कर देंगे। तो ही ऑब्टेन्ड बोथ अ प्राइज एंड स्कॉलरशिप। ये सेंटेंस हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह से आपने क्लॉजेज, कौन सी? प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ा है और जोड़कर बन गया कंपाउंड सेंटेंस, और ये प्रोसेस हो गया कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, इन द सेम वे, एज वेल एज। शी इज इंटेलिजेंट, हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट। तो इसमें कैसे बनेगा? शी एज वेल एज हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट। इस तरह से बन जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से डिफरेंट है। एज वेल एज यूज हो जाएगा, और एज वेल एज के यूज में ध्यान रखना है कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही वॉज फुलिश, ही वॉज ऑब्स्टिनेट। तो ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। ये ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, इसलिए हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज ऑब्जेक्ट से पहले किया है। यह भी कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि क्लॉजेज के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। और कौन सी क्लॉजेज? प्रिंसिपल क्लॉजेज के द्वारा। अब ये कंजक्शंस को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आपको ये सभी कंजक्शंस काम आएंगे। अभी तो आप केवल कोऑर्डिनेशन सीख रहे हैं कि इनको किस तरह जोड़ा जाता है, इनको किस तरह पहचाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। उस टॉपिक में आप इनको ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना सीखेंगे। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। दे एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं, दो क्लॉजेज हैं, उनके बीच में कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है। इस तरह के कंजक्शंस के द्वारा भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कौन से हैं? बट, स्टिल, येट, नेवरदीलेस, ओनली, वाइल, वेयरएज, इस तरह के। तो देखिए, बट के द्वारा कैसे बनता है? ही ट्राइड हिज बेस्ट, प्रिंसिपल क्लॉज है। ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, वह सॉल्व नहीं कर पाया प्रॉब्लम को, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों किस तरह जोड़ा है? ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने पूरी कोशिश की किंतु वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। पूरा जुड़ गया, अर्थ समान है, अर्थ में डिफरेंस होता ही नहीं, और ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, स्टिल येट जोड़कर। ही इज वेरी रिच, वह बहुत धनवान है। ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। तो ही इज वेरी रिच, वह बहुत धनवान है, येट या स्टिल ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। वह बहुत धनवान है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो स्टिल और येट के द्वारा भी आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है नेवरदीलेस। शी इज रिच, शी लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ, वह धनवान है और वह बहुत ही दुखी जीवन जीती है। तो शी इज रिच, वह धनवान है, नेवरदीलेस, फिर भी, तथापि, शी लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ, फिर भी वह बहुत ही अनहैप्पी लाइफ जीती है। तो नेवरदीलेस के यूज में कुछ सरप्राइजिंग होता है। कैसे कि शी इज रिच, वह धनवान है, फिर भी देखो अनहैप्पी लाइफ जी रही है। इस तरह का सरप्राइजिंग स्टेटमेंट देना हो तब यूज करते हैं नेवरदीलेस। तो इस तरह एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। इन कंजंक्शंस को ध्यान रखिए
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी काम आएंगे। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, दे ऑफर ए चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स में विकल्प देते हैं ये कि या तो ये कर लो या वह कर लो। तो दीज आर और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। किस तरह यूज होता है आइदर और का? यू स्टोल माई वॉच, ही स्टोल माई वॉच। तो आइदर यू और ही स्टोल माई वॉच, या तो तुमने या उसने मेरी वॉच चुराई। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, नाइदर नॉर, द ड्राइवर वॉज नॉट इंजर्ड, द पैसेंजर वॉज नॉट इंजर्ड। दोनों को जोड़ लिया, नाइदर द ड्राइवर नॉट द पैसेंजर वॉज इंजर्ड। नहीं तो ड्राइवर नहीं ही पैसेंजर इंजर्ड था। तो नेगेटिव सेंटेंस थी, उनको नेगेटिव को नॉट को हटा दिया है क्योंकि नाइदर नॉर में ऑलरेडी नेगेटिव होता है। ये भी कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, अदरवाइज या एल्स के द्वारा, वर्क हार्ड इफ नॉट यू विल नॉट पास। तो ये कैसे बनेगा? वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। वर्क हार्ड कीजिए अन्यथा आप पास नहीं होंगे। तो यह भी कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, इलेटिव कंजक्शंस, दे शो दैट वन स्टेटमेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम अनदर। एक स्टेटमेंट दूसरे के द्वारा निकाला गया है, बनाया गया है। कैसे? देखिए, देयरफॉर, सो, फॉर, कंसिक्वेंटली इसके कंजक्शंस हैं। देयरफॉर से कैसे सेंटेंस बनेगा? ही वॉज फाउंड गिल्टी, वह अपराधी या गिल्टी मिला। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी था, देयरफॉर इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया। तो दूसरे सेंटेंस का आधार फर्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस के कारण ही दूसरा सेंटेंस आया है। तो इसलिए ये इलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। तो देयरफॉर का यूज करते हुए हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट, सो, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। इस तरह कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, आई कैन नॉट सी, इट इज़ वेरी डार्क। मैं देख नहीं सकता, बहुत अंधेरा है। तो आई कैन नॉट सी फॉर इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है क्योंकि आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस इलेटिव कंजक्शंस के द्वारा बनते हैं। तो 4 तरह के कंजक्शंस आपको मैंने बताए हैं, इनके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। इन सभी कंजक्शंस को ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे तब ये सभी कंजक्शंस हमें काम